सुप्रभात। बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पूर्व हम एक निबंध आपकी निबंध संग्रह पाठ्य पुस्तक में से पढ़ चुके हैं। आज हम उसका दूसरा निबंध कवि कर्तव्य पढ़ेंगे। कवि कर्तव्य निबंध के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। निबंध को पढ़ने से पूर्व हम महावीर प्रसाद द्विवेदी का थोड़ा परिचय प्राप्त करेंगे, क्योंकि गद्य लेखन में महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ। वे संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी आदि अनेक भाषाओं के विद्वान थे। 1903 ईस्वी में उन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया और 1920 तक वे सरस्वती का संपादन करते रहे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी गद्य साहित्य मंदिर का यदि अधिष्ठाता कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बच्चों, आपको पता है कि भारतेंदु युग में हिंदी गद्य साहित्य की प्रतिभा का निर्माण हो चुका था, किंतु उसे आज साज संवार कर और हिंदी साहित्य रूपी देवालय में स्थापित जो करने का काम है, इस मूर्ति के जो शिल्पी थे भारतेंदु, वो अल्पायु में ही काल के ग्रास बन गए थे। ऐसी अनहोनी और भीषण परिस्थिति में द्विवेदी जैसे कुशल साहित्य अधिष्ठाता ने ही अपनी महान प्रतिभा से उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और उसे हिंदी साहित्य रूपी देवालय में स्थापित किया। द्विवेदी जी के हिंदी साहित्य में अवतरित होने से पूर्व साहित्य की भाषा में एक रूपता, स्वरूप, संगठन, वाक्य विन्यास आदि का भारी अभाव था। व्याकरण की शुद्धता और विराम चिन्ह आदि की ओर लेखक का तनिक भी ध्यान नहीं था। भाषा का अत्यंत अव्यवस्थित और अपरिष्कृत रूप हमको दिखाई देता था। प्रत्येक लेखक अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रकार की भाषा में अपने विचार व्यक्त कर दिया करता था, और यही कारण है कि द्विवेदी जी का ध्यान सर्वप्रथम भाषा के परिष्कार पर गया। उन्होंने अपनी लेखनी से उस समय के लेखकों का ध्यान भाषा संबंधी दोषों की ओर आकर्षित किया, और द्विवेदी जी के भागीरथ प्रयासों के फलस्वरूप ही हिंदी भाषा में व्याकरण की दृष्टि से अनुशासन आ गया। सभी लेखक काव्य विन्यासों, विराम चिन्हों, भाषा के स्वरूप, संगठन पर आदि पर ध्यान देने लगे, और द्विवेदी जी के इस महान कार्य से हिंदी गद्य भाषा का सरल, साहित्यिक, स्वाभाविक, सजीव, शुद्ध, सार्थक और परिमार्जित रूप पाठकों के समक्ष आया। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि द्विवेदी जी के हाथों में आकर के जो खड़ी बोली है वह पारस के समान हो गई, और उसमें जो कुछ भी लिखा गया वही कंचन की कोटि में पहुंच गया। आगे जो द्विवेदी जी हैं, उन्होंने कवियों से नवीन विषयों और नवीन विधाओं में लिखने की भी प्रेरणा उन्होंने प्रदान की। भाषा और शैली के परिष्कार और परिमार्जन करने के उपरांत द्विवेदी जी ने गद्य साहित्य में नवीन विषयों और विविध साहित्यिक विधाओं के निर्माण की ओर साहित्यकारों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने देखा कि हिंदी में अनुवाद कार्य जो है वह भी चल रहा है, अतः उन्होंने अनुवाद कार्य के स्थान पर मौलिक रचनाओं के लिखने पर विशेष बल दिया, और उसके परिणाम स्वरूप हिंदी साहित्य में मौलिक साहित्य की अभिवृद्धि होनी शुरू हो गई। बहुत से उपेक्षित विषय जो थे उन पर लेखकों को संकेत दे करके लिखवाया जाता था, और उनके पूर्व
इस अपूर्व कृत्य से हिंदी साहित्य का स्तर बढ़ा और साहित्य के प्रसार और प्रचार में भारी सहायता प्राप्त हुई। इस प्रकार द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में स्मरणीय कार्य किया। भाषा के क्षेत्र में उन्होंने साहित्य का माध्यम खड़ी बोली को बनाया। वे हिंदी साहित्य के अद्वितीय कलाकार थे, सरल, सुबोध और व्यवहारिक भाषा में आस्था रखते थे। इसीलिए उन्होंने विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग खुलकर किया। भाषा की विशुद्धता के बारे में उनका यह मत था कि वे उससे इतना महत्व नहीं देते थे जितना कि उसके सर्वमान्य अथवा व्यावहारिक रूप को। द्विवेदी जी कुछ उदाहरण के माध्यम से हम बता सकते हैं कि जैसे द्विवेदी जी ग्रह के स्थान पर घर, उच्च के स्थान पर ऊंचा, लेखनी के स्थान पर कलम आदि शब्द लिखना पसंद करते थे, क्योंकि यह व्यावहारिक थे, प्रचलन में थे। तो इस प्रकार द्विवेदी जी की भाषा सरल, सुबोध और परिष्कृत तो है ही, किंतु सामान्य रूप से उनके साहित्य में उनकी भाषा के हमको दो रूप देखने को मिलते हैं। एक तो संस्कृत गर्भित अलंकृत भाषा और दूसरी सरल, सुबोध और मुहावरेदार भाषा। जहाँ द्विवेदी जी भावात्मक निबंध लिखते हैं वहाँ पर हमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। संस्कृत के तत्सम शब्दों की वहाँ पर प्रधानता है और अलंकारों के प्रयोग के कारण चमत्कार का गुण भी उनमें आ गया है। और जहाँ पर वे दूसरी तरह के निबंध लिखते हैं उनकी भाषा का स्वरूप दूसरा है, सरल, सुबोध और मुहावरेदार उनकी भाषा है। यह भाषा उनकी लगभग सभी रचनाओं में हमको देखने को मिलती है और वे इसी भाषा के पक्षधर थे। द्विवेदी जी यद्यपि भाषा के प्रकांड पंडित थे, शब्दों की आत्मा तक का उन्हें पूर्ण ज्ञान था, फिर भी उन्होंने सबल, सार्थक, सरल, प्रचलित भावानुकूल शब्दों का ही उन्होंने चयन किया। आपका जो वाक्य विन्यास था वो भी अत्यंत सजीव और स्वाभाविक था। छोटे छोटे सारगर्भित वाक्यों का प्रयोग उनके साहित्य में हमको देखने को मिलता है। शैली की दृष्टि से यदि देखें तो उन्होंने अपने विचार जो लिखे हैं उनमें कई तरह की शैलियों का स्वयं निर्माण किया है, क्योंकि वो अपनी शैली के स्वयं आप ही निर्माता थे। अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हिंदी साहित्य को उन्होंने अनेक शैलियाँ प्रदान की। वे कहीं आदेशपूर्ण शैली में लिखते हैं, कहीं ओजपूर्ण शैली में लिखते हैं और कहीं वे व्यंग्यपूर्ण शैली में भी लिखते हैं। तो यह हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी का और उनके साहित्य का थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया। साहित्य के क्षेत्र में यदि हम देखें तो उन्होंने जो मौलिक और अनुदित ग्रंथ लिखे हैं उनकी संख्या 80 के ऊपर है। 8 काव्य कृतियों का अनुवाद किया, 9 उनके मौलिक काव्य हैं। उनका योगदान अप्रतिम है। अनुदित कृतियों के अतिरिक्त साहित्यालाप, आलोचनांजलि, साहित्य सीकर, विज्ञान वार्ता, वाग विलास, विचार विमर्श जैसे मौलिक गद्य कृतियाँ उन्होंने लिखी, जिनकी संख्या लगभग 50 है। उन्होंने जो निबंध लिखे, निबंध के क्षेत्र में भी वैविध्य देखने को मिलता है। उनके जो निबंध हैं वो उनमें कहीं हमको उपदेशात्मकता देखने को मिलती है तो कहीं हमें निजी आग्रहशीलता भी मिलती है। अब हम बात करते हैं कवि कर्तव्य निबंध की। कवि कर्तव्य निबंध में लेखक कवियों को यह समझाने का प्रयास करता है, वह कवियों से यह आग्रह करता है कि वे नए नए विषयों पर काव्य रचना करें, अपने काव्य में नए नए छंदों का प्रयोग करें। उनका मानना है कि यह जरूरी नहीं है कि जो अब तक चला आ रहा है कि कविता तुकांत होती है वह तुकांत ही हो, किंतु कविता चाहे तुकांत हो या नहीं हो, बस उसमें अर्थ का सौंदर्य आवश्यक है। कविता तभी प्रभावशाली बन सकती है जब शुद्ध और भाव व्यंजक भाषा का प्रयोग उसमें किया जाए।
अर्थ का जो सौरस्य है वो उसमें होना चाहिए। अर्थ की चारुता ही कविता का प्राण है, उनका मानना था। इसलिए वे अश्लीलता, ग्राम्यता और नीरसता से कवि को दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। उनका मानना है कि कविता मनोरंजक होने के साथ साथ उपदेश मूलक भी होनी चाहिए। यदि कोई पाठक कविता को पढ़े और उससे उसे किसी भी प्रकार की कोई प्रेरणा नहीं मिले तो वह कविता प्रभावशाली नहीं मानी जा सकती है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का मानना था। कवि कर्तव्य निबंध जो है उसमें हम कवि ने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों को यह प्रेरणा दी है कि उन्हें किस प्रकार कविता करनी चाहिए। और इस निबंध को 4 भागों में विभक्त किया गया है। छंद के क्षेत्र में लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, भाषा के क्षेत्र में अपने विचार व्यक्त किए हैं, अर्थ के क्षेत्र में विचार व्यक्त किए हैं और विषय के क्षेत्र में विचार व्यक्त किए हैं। आज हम उनके छंद संबंधी जो विचार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि गद्य और पद्य दोनों में ही काव्य रचना हो सकती है, किंतु कई बार यह मान लिया जाता है कि जो छंदोबद्ध है वही काव्य है। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी इसे सिरे से नकारते हैं और वे कहते हैं कि कविता का लक्षण जहाँ कहीं भी मिल जाए, फिर वो चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, वही काव्य है। यदि कोई छंदोबद्ध लेख है लेकिन लक्षणाहीन है तो वह काव्य नहीं हो सकता, लेखक का यह मानना है। इसी तरह से छंद के बारे में जब वे लिखते हैं तो वे कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी समय विशेष में कोई राग विशेष के गाए जाने से ही चित्त चमत्कृत होता है, आकर्षित होता है, तो उस समय वैसे वर्णन के लिए वैसे ही वृत्त प्रयोग करने से जो कविता का आस्वादन करने वाले हैं उनको आनंद मिलता है। तो इसलिए जिस समय जिस राग विशेष की आवश्यकता होती है, कवि को उसी राग विशेष में कविता की रचना करनी चाहिए। और काव्य के जो मर्मज्ञ निपुण कवि होते हैं, जो अच्छे कवि हैं, वो अपने आप जान सकते हैं कि कौन सा छंद कहाँ पर शोभावर्धक होगा। इसलिए जिस तरह का विषय है उसके अनुरूप ही छंद का चयन करना चाहिए। वो उदाहरण देकर के बताते हैं कि प्राचीन संस्कृत कवि भी इसका पूरा विचार रखते थे, पूरा इसका ध्यान रखते थे। जहाँ ऋतुओं का वर्णन आता था वे उपजाति छंद में लिखा करते थे। वर्षा और प्रवास का वर्णन होता था तो मंदाक्रांता में करते थे। स्तुति, शौर्य आदि जब होता था तो शार्दूल, विक्रीडित और शिखरणी छंद में वो काव्य रचना किया करते थे। तो जिस तरह का विषय होता है उसी के अनुसार उसी राग में और उसी तरह की काव्य रचना उसी वृत्त में होनी चाहिए। आगे वे छंद पर विचार करते हुए दोहा, चौपाई, सोरठा, घनाक्षरी, छप्पय और सवैया आदि के बारे में लिखते हैं कि इन सभी में हिंदी का काव्य बहुत ज़्यादा लिखा जा चुका है। इसलिए अब कवियों को चाहिए कि यदि वे लिख सकते हैं तो इसके अतिरिक्त और छंदों में भी काव्य रचना करें। यहाँ पर कवि का लेखक का यह कहना बिल्कुल नहीं है कि ये छंद बिल्कुल ही छोड़ दिए जाएं, लेकिन यहाँ लेखक का यह मानना है कि अन्य छंदों में भी काव्य रचना होनी चाहिए। और इन छंदों में वे जो नाम लेते हैं वे लिखते हैं कि द्रुत विलंबित, वंशस्थ, वसंत तलिका आदि ऐसे हैं जिनके प्रचार होने से हिंदी काव्य की विशेष शोभा बढ़ेगी। तो इसलिए कहीं न कहीं इनका भी प्रयोग करना चाहिए। और यह उन्हीं कवियों के लिए लेखक कहते हैं जो कि सभी छंदों में काव्य रचना कर सकते हैं। लेकिन जो कवि घनाक्षरी, दोहे और चौपाई में ही काव्य रचना करने में समर्थ हैं उनके लिए यह बात लागू नहीं होती है।
आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी कुछ कवियों का उदाहरण देते हैं कि कुछ कवियों ने तो मात्र 1 या 2 छंदों में ही अपने पूरे विचार, अपने पूरे भाव, अपनी पूरी जो कुशलता है, अपना पूरा जो कौशल है उसको उसमें मुखरित कर दिया है। इसके उदाहरण स्वरूप वे लिखते हैं कि जिनको एक प्रकार के छंद में लिखने का पूरा अभ्यास है और जिन्होंने उस छंद को साध लिया है उसे दूसरे छंद में लिखने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए। यदि कविता सरस और मनोहारिणी है तो चाहे वह एक ही छंद में लिखे तो भी उससे आनंद अवश्य ही मिलता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि जैसे तुलसीदास ने चौपाई में और बिहारी ने दोहे लिख कर के ही इतनी ज़्यादा कीर्ति अर्जित की है, तो प्राचीन कवियों को भी किसी किसी एक छंद विशेष से जो स्नेह था तो उसके कारण वो एक ही छंद में लिखते थे, लेकिन उस एक ही छंद रचना करने में वे इतने निपुण थे कि वे उनकी सारी प्रतिभा उसमें उजागर हो जाती थी। आगे वे अनुप्रासहीन छंद के बारे में भी विचार लिखते हैं अपने। वे कहते हैं कि संस्कृत हिंदी की जननी है और संस्कृत का सारा साहित्य जो है वह तुकबंदी में नहीं पड़ता है, तो यहाँ हिंदी में भी तुकबंदी की कहाँ आवश्यकता है। इसलिए इस विषय में महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यदि हम संस्कृत का अनुकरण करें तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि अनुप्रास युक्त जो शब्दावली है, अनुप्रास युक्त जो कविता है जिसमें कि अंत में अनुप्रास आए या बीच में आए, उसको सुनते सुनते हम बहुत ज़्यादा एक तरह से पक्षपाती हो गए हैं कि हमें जो अनुप्रासहीन कविता है वो अच्छी ही नहीं लगती है। लेकिन अब यहाँ लेखक कहते हैं बिना तुक वाली कविता के लिखने और सुनने का जैसे ही हमको अभ्यास हो जाएगा तो हमको वह भी अच्छी लगने लगेगी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुप्रास और यमक जो हैं वो कविता के आधार नहीं हैं कि उनके नहीं होने से कविता निर्जीव हो जाए और उनके अच्छा या बुरा होने की वो कोई कसौटी हो, लेकिन अच्छा अर्थ और रस बाहुल्य जो है वह कविता की कसौटी है। यदि किसी कविता में का अर्थ अच्छा है और उसमें रस का बाहुल्य है तो वह कविता निश्चित रूप से सार्थक है। तो अनुप्रासों का ढूंढने का प्रयास करना हमारे लिए बिल्कुल अनुचित है, और अनुप्रास को ढूंढने के चक्कर में यदि हम समुचित शब्द नहीं मिले और उसकी जगह दूसरे शब्द लिख लें तो कई बार अर्थ की हानि भी हो जाती है और इससे कविता की सुंदरता नष्ट होती है। तो यहाँ पर लेखक अनुप्रासहीन छंद हिंदी में लिखे जाने की आवश्यकता पर बल देते हैं। वो कहते हैं कि संस्कृत में प्रयोग किए गए शिखरणी, वंशस्थ और वसंत लेलिका ऐसे व्रत हैं जिनमें कि अनुप्रास का होना काव्य रसिकों को बहुत ही कम खटकेगा। पहले पहले इन्हीं व्रतों का प्रयोग हमें करना चाहिए हिंदी में भी। आगे अपने विचार व्यक्त करते हुए कवि कर्तव्य निबंध के अंतर्गत ही जब वे छंद पर अपने विचार लिखते हैं और कहते हैं कि कवियों को नए नए छंदों का प्रयोग करना चाहिए, तो कवि इस आशंका से इनकार नहीं करते कि जो प्राचीनता के पक्षधर हैं वो इसके विषय में खड़े हो जाएंगे और तरह तरह के इसके लिए कुतर्क देंगे कि नहीं, जिस तरह चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए, उसी तरह के छंदों में रचना होनी चाहिए। यह एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उनका यह भी मानना है कि टीकाएं जो हैं वह तो हर परिवर्तन पर होती हैं और यदि लोग टीकाओं से डरने लगें तो संसार में नवीनता का लोप हो जाएगा। यदि नवीनता लानी है तो हमें कदम उठाना पड़ेगा। कदम हम उठाएंगे तो हमारी आलोचना होगी, टीकाएं आएंगी, उनका हमें सामना करना है, उनका हमें जवाब देना है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमें अनुप्रास के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए और जो पादांत में अनुप्रास की परंपरा चली आ रही है उसे छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसका यह अर्थ भी बिल्कुल नहीं है कि अनुप्रास वाले छंद लिखे ही नहीं जाएं।
लिखने चाहिए, अनुप्रास वाले छंद भी लिखने चाहिए, लेकिन साथ ही अनुप्रासहीन छंद भी लिखे जाने चाहिए। तो छंद के बारे में आज हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो विचार हैं उनको पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।